बिहार की राजनीति के नए युग की आज होगी औपचारिक शुरुआत। 24 साल बाद एक मंच पे लालू और नीतीश जनसभा को करेंगे संबोधित। 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र सुगत बोस का बयान, कहा दलीय राजनीति से नेताजी को रखें अलग, उनका दर्जा भारत रत्न से बड़ा। मशहूर गायक जावेद अख्तर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू ने साधा सचिन पर निशाना, कहा सचिन को भारत रत्न देना देश के लिए अपमान। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को डिग्री को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल। जॉर्ज जोसेफ का बयान, येल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोई डिग्री नहीं। और दिल्ली में ई रिक्शा मामले पर आज होगी सुनवाई। केंद्र सरकार पहले ही अदालत को सौंप चुकी है ई रिक्शा पर अपनी गाइडलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। जिस तरह की राजनीति इस वक्त कांग्रेस में देखने को मिल रही है, उसमें सबसे पहला नाम आता है राहुल गांधी के जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर। और जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, सिर्फ अगर हम कांग्रेस के अंदर की बात करें तो उस लिहाज से जिस तरह का बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है कि कांग्रेस में अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनकी जो छवि है उसको निखारा जाएगा। उस लिहाज से जो है उनकी छवि को लेकर जो पार्टी परेशान है, उसको ब्रांड राहुल को चमकाने को लेकर पूरी तैयारियां कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में उठ रहे नेतृत्व विरोध के सुरों के बीच पार्टी का प्रयास विरासत और असमंजस के भंवर में खड़े राहुल को निर्णायक नेता बनाने की छवि को देना है। जिम्मेदारियों से लगातार भागने वाली राहुल की छवि को बदल पाना हालांकि पार्टी रणनीतिकारों के लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो पार्टी उनको कमान देने की बात उठ रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने मना कर दिया कि मैं फिलहाल किसी भी पार्टी में कोई भी बड़ा पद लेने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूं। और साथ ही साथ जो इस तरह की अफवाहें हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि इस तरह की जितने भी अफवाहें हैं उनसे उनको दूर रखा जाए और इस तरह की कोई बात इस वक्त कांग्रेस के अंदर नहीं है। और उस लिहाज से जिस तरह से बुधवार को अगर हम बात करें तो वेल में चले गए थे राहुल गांधी, काफी आक्रामक रवैया अपनाया था उस रोज उन्होंने। उसके बाद शुक्रवार को प्रियंका गांधी का बयान आया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो राहुल गांधी की छवि है उसको निखारना बेहद जरूरी हो गया कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तमाम ऐसे नेता हैं जो पहले ही राहुल गांधी का विरोध कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगातार तमाम नेताओं ने अपनी बोली बोली और साथ ही साथ ये अलग बात है कि बाद में पलट गए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अगर हम नाम लें तो दिग्विजय सिंह का था। उन्होंने भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। इस लिहाज से जो है इस वक्त राहुल गांधी की छवि सुधारना बेहद जरूरी है और रणनीतिकारों के लिए, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको राहुल गांधी की छवि सुधारना जो है एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होगा। जो कर पाना वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में। फिलहाल जो है राहुल गांधी की छवि सुधारने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि प्रियंका गांधी को लेकर नाम बहुत ज़्यादा हद तक कांग्रेस में उछलने लगा है और एक खेमा जो है कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है प्रियंका गांधी के पक्ष में। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर एक बार फिर बयानबाजी और बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सच्चाई और ईमानदारी के लिए उनकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगाए हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने बताया कि उनके पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। इस पर कांग्रेस ने सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो इसका जिक्र उन्होंने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में क्यों नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट करके स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मृति के हर एफिडेविट में अलग अलग डिग्री का जिक्र है। वहीं येल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लीडरशिप कार्यक्रम के डायरेक्टर जॉर्ज जोसेफ ने स्पष्ट किया है कि स्मृति ईरानी को दिया गया सर्टिफिकेट सिर्फ भाग लेने के लिए था और वो सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी ने बयान दिया कि उनके पास येल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। जो मसला उठा है 2004 में जब उन्होंने राज्यसभा के लिए गुजरात से नामांकन भरा था, उस दौरान उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी उसमें अपने आप को उन्होंने ग्रेजुएट बताया था। उसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान जब उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी तो वहाँ पर उन्होंने इंटरमीडिएट भरा, जिसके बाद से बवाल जो है बवाल ने अपना जन्म लिया। और उसके बाद जो है इस तरीके से वो परेशान कर रहा है इस वक्त। अगर हम स्मृति ईरानी को बात करें कि वो एक लौती इस वक्त मंत्री हैं इस वक्त एनडीए सरकार में, जिनके ऊपर लगातार जो है तंज कस रही है विपक्ष, और साथ ही साथ वो खुद अपने बयान देकर फंस रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसके बाद ही येल यूनिवर्सिटी की प्रवक्ता का बयान आता है कि हमने जो सर्टिफिकेट दिया वो महज एक सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, वो कोई डिग्री नहीं है।
अब बात करते हैं कमल के कमाल की। कमल का कमाल हुआ है बिहार में, जहां पर एक आज ऐतिहासिक दृश्य देखने को कुछ ही देर में आपको मिलेगा। आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक ही मंच से अपने स्वर बोलेंगे और वोट की मांग करेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए युग की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बिहार में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने बीजेपी को रोकने के लिए 24 साल बाद एक गठबंधन करने का निर्णय लिया है, जबकि एक दौर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रखर राजनीति करते थे। यही नहीं, उनका आधार रखा था। इस गठबंधन को पूरे देश में राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जिसका परिणाम कई स्तर पर बदलाव ला सकता है। कांग्रेस भी इनके गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। तीनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। जिन 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होने हैं बिहार में, उनमें 6 सीटें पर बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने अपनी सीट खाली की है, जबकि 2 जेडीयू के थे, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कमल का कमाल कुछ इस तरीके का हुआ है कि लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आने को मजबूर हो गए हैं। ये यूं कहें कि इस वक्त की राजनीति की ये डिमांड है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादे दिखा रहा है, और साथ ही साथ जो है सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से पाकिस्तान ने किया है, जिसमें 2 जवान जो हैं घायल हो गए हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सीज फायर का उल्लंघन, कम से कम सीज फायर का उल्लंघन जरूर रुकेगा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान इससे बाज आने को तैयार नहीं है और लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किए जा रही है पाकिस्तान। और अभी जो खबर आ रही है उसमें 2 जवान जो है घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कल रात से ही लगातार गोलाबारी शुरू है, और साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो वो भी जवाबी कार्रवाई करने में लगा हुआ है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर आ रही है, लगातार कल रात से ही सीज फायर का उल्लंघन कर रही है अगर पाकिस्तान की बात की जाए, और साथ ही साथ 2 जवान भारत के इस वक्त घायल हो चुके हैं। ये जरूर है कि भारत भी जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है इस वक्त। पिछले 37 घंटे में जो है, पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो दूसरी बार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। तो जिस तरीके का मुखौटा अभी तक पहनकर घूम रही थी कि हम एक बेहतर रिश्ता चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, और स्वतंत्रता दिवस से महज कुछ दिन पहले इस तरह की जो घटनाएं हैं वो फिर से सवाली निशान खड़ा करती हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों पर। जिस तरह के इरादे इस वक्त पाकिस्तान अपने दिखा रहा है और लगातार पिछले 37 घंटे में दूसरी बार सीज फायर का उसने उल्लंघन किया है, इससे साफ तौर पर है कि पाकिस्तान अभी बाज आने को राजी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र की एनडीए सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काशीराम, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक टकसाल को 5 भारत रत्न मेडल का ऑर्डर दिया है। 5 मेडलों का ऑर्डर देने को लेकर इस बात को कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि इस बार 1 से ज्यादा हस्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 4 दिग्गजों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर लिया गया। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार 1 से अधिक हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक एक बार में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। अगर मोदी सरकार 3 से ज़्यादा लोगों को सम्मानित करना चाहती है तो उन्हें इस मानकों में भी बदलाव करना होगा। तो इसके जो मानक जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी सरकार को बदलाव करना होगा, क्योंकि 3 लोगों को ही एक बार में, अभी जो इस वक्त का लॉ है उसके हिसाब से तो 3 लोगों को ही एक बार में भारत रत्न दिया जा सकता है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने भारत सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने के बजाय उनकी गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाने की मांग की है।
नेताजी के पोते सीके बोस ने भारत सरकार से नेताजी की गुमशुदगी से जुड़ी गुप्त फाइलों को आम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नेताजी को भारत रत्न देने से बेहतर होगा और कि जो है उनकी गुमशुदगी की फाइल जो है उसको फिर से सार्वजनिक की जाए, और अगर हम भारत रत्न देने की बात करें तो काफ़ी देर हो चुका है। वहीं नेताजी के रिश्तेदार सुगाता बोस ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को विश्व रत्न देना चाहिए। ऐसी अटकलें हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ तमाम और लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, जिसमें काशीराम का भी नाम आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आ रहा है भारत रत्न के लिए, उसको लेकर परिवार ने साफ तौर पर ऐतराज जताया है। परिवार चाहता है कि जिस तरीके से जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, साथ ही साथ इस गुत्थी को सुलझाया जाए कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए तो गए कहां। मशहूर गायक जावेद अख्तर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान देने को लेकर टिप्पणी की है। काटजू ने सचिन को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए अपमान बताया है। काटजू ने सचिन के साथ साथ अभिनेत्री रेखा पर भी उनको राज्यसभा सांसद बनाए जाने को लेकर टिप्पणी की है। काटजू ने ट्वीट करके कहा कि सचिन को भारत रत्न से सम्मानित करना और रेखा को राज्यसभा सांसद पद देना देश के लिए अपमान है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न को सुब्रमण्यम भारती, डॉक्टर कोटनेश और मिर्जा गालिब को दिया जाना चाहिए था। काटजू ने जावेद अख्तर के ही बोलते हुए कहा कि सचिन और रेखा कभी सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्यों उन्हें यह पद दिया गया। इससे पहले सचिन के सदन से गैर हाजिरी पर सवाल करते हुए अख्तर ने भी कहा था कि संसद की सदस्यता कोई ट्रॉफी नहीं है, सचिन को नियमित रूप से संसद में आना चाहिए था। तो जिस तरीके से अगर हम सचिन की बात करें तो इस वक्त चाहे वो भारत रत्न का मुद्दा हो, चाहे संसद में जाने का लेकर मुद्दा हो, इस वक्त पूरी तरह से घिर चुके हैं सचिन तेंदुलकर, और तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं इसका विरोध साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और वो कोमा में ही हैं। उन्हें सैन्य अस्पताल के आईसीयू में जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे रखा गया है। न्यूरोसर्जन और क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। गौरतलब है कि 76 वर्षीय जसवंत सिंह गुरुवार रात अपने घर में गिर गए थे। इसके चलते उनके सिर पर चोट आ गई थी, जिसके बाद मस्तिष्क में की नसें फट गईं और उसके कारण रक्त का प्रभाव हो गया और जो ब्लड क्लॉटिंग हुई उसके बाद उसी रात उनका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वो कोमा में चले गए और उनकी हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। और साथ ही साथ तमाम बड़े नेताओं ने जो है उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर्स को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करें। दिल्ली में ई रिक्शा पर प्रतिबंध अब तक जारी है। केंद्र सरकार ने ई रिक्शा पर अपनी गाइडलाइंस अदालत को सौंप दी हैं। सरकार ने ई रिक्शा पर कानून बनाने के लिए 2 महीने का समय मांगा है। ई रिक्शा मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर साफ किया था कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बिना किसी रेगुलेशन के दिल्ली में ई रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, जिसके मुताबिक ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत लाया जाएगा और इसकी अधिकतम रफ्तार महज 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की जाएगी। ई रिक्शा में अधिकतम 4 लोगों को बैठने की अनुमति होगी। साथ ही इसमें 50 किलो से ज़्यादा सामान ढोने की इजाज़त नहीं होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक इनका रजिस्ट्रेशन आसान होगा और इसकी जिम्मेवारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत को दी जाएगी। ई रिक्शा ड्राइवरों को लाइसेंस लेना होगा और हर 3 साल के बाद इसे रिन्यू कराना होगा। तो आपको बता दें जिस तरीके से ई रिक्शा को लेकर जो विवाद जन्मा है, एक बच्चा जो है वो खौलते हुए तेल में गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद जो है कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ई रिक्शा पर दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया था। उस लिहाज से आज इस पर एक बड़ी सुनवाई होनी है। चलिए अब बात करते हैं उत्तम प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तम प्रदेश बनाने को लेकर एसपी सरकार बेहद सजग है, हमेशा बयान देती है। लेकिन वहीं का एक जो जेल है, उस जेल में बात कर रहे हैं हम अलीगढ़ जेल की, जहां पर जेलर जबरन महिलाओं कैदियों से जो है डांस करवाते हैं। वैसे तो जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है, लेकिन अलीगढ़ जिला जेल की जो तस्वीर सामने आई है वो सवालिया निशान खड़ा करती है। देखिए खास रिपोर्ट।
अलीगढ़ की जिला जेल की। यहाँ ना तो कोई शादी है, ना ही कोई समारोह, लेकिन जेल परिसर में जमी महफिल का लुत्फ जेलर साहब और उनके साथी उठा रहे हैं। तस्वीरों में डांस कर रही ये महिलाएं बाहर से नहीं आई, बल्कि जेल में किसी न किसी जुर्म में सजा काट रही हैं। उनकी सजा पर जेलर साहब का फरमान भारी पड़ रहा है। दरअसल जेल में महफिल जेलर साहब के फरमान पर हर 15 दिन में लगती है, जिसमें वो महिला कैदियों से डांस कराते हैं। जेलर साहब का फरमान ऐसा जारी होता है, महिलाओं को न चाहते हुए भी इस महफिल का हिस्सा बनना पड़ता है। इस आयोजन में महिला कैदियों के साथ बाहर की महिलाओं को भी बुलाया जाता है। इसके लिए बाकायदा साउंड के बड़े बड़े सेट लगाए जाते हैं। ये सब जेल के नियम के खिलाफ किया जाता है। जेल में कैदियों को सुधारने के लिए सरकार की ओर से समय समय पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन अलीगढ़ जिला की ये तस्वीरें सरकार के कार्यक्रमों पर एक तमाचा जड़ती है। रिपोर्टर 24x7 के लिए अरुण वैष्णव की रिपोर्ट। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे सोनभद्र के जिला जेल में आखिर कैदी क्यों नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने तो बने कैसे? सरकार बदलती है लेकिन व्यवस्था जस की तस रहती है। और जो ताज़ा मामला है वो मामला है सोनभद्र का। सोनभद्र में जिला जेल पूरी तरह से तैयार है। करोड़ों की लागत से बने इस जेल में पानी की व्यवस्था है ही नहीं, जिस वजह से जेल फिलहाल बंद है। देखिए एक खास रिपोर्ट। साल का समय, करोड़ों रुपए की लागत, लेकिन सब बेकार। सोनभद्र का जिला जेल बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन इसका अस्तित्व बेमतलब है। जेल में पानी का इंतजाम नहीं है, इसलिए कैदियों को यहाँ रखा नहीं जा सकता। यहाँ क्या पानी की समस्या की वजह से बहुत बोरिंग हुई है अंदर, कहीं पे पानी नहीं मिला उतना कि जितना जेल चालू हो सके। कम से कम 7-8 साल बन के कंप्लीट है जेल, हैंडओवर भी हो चुकी है, तो निर्माण निगम हैंडओवर कर चुका है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। दरअसल जेल के कुएं की बोरिंग फेल हो गई है। दूसरे तरीकों पर चर्चा चल रही है। जब तक पानी की व्यवस्था करने की तरकीब निकाली नहीं जाती, तब तक जेल यूं ही धूल फांकती रहेगी। जिला जज के साथ हमारे इस पर विचार विमर्श हुआ। जेल बन गई है, उसमें एक कमी जो जेल सुपरिंटेंडेंट है वो पानी की लेकर के आपात उठाते हैं कि पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं है। इस वजह से अगर यहाँ कैदी रखे जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। पानी के बारे में वहाँ पर योजना बनी थी और उसके तहत वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं से पानी उनको लेना था, लेकिन वो पानी उतना पर्याप्त नहीं जो हो पाएगा। जब योजना बनी थी तो पर्याप्त बताया गया था, आज की तारीख में उनका कहना पर्याप्त नहीं है। फिलहाल सोनभद्र के लगभग 650 कैदी मिर्जापुर में बंद हैं। इसमें कई नक्सली भी शामिल हैं। कैदियों को पेशी के लिए लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिस दौरान पुलिस को चकमा देकर उनके फरार होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन के लिए जल्दी से जल्दी जिला जेल शुरू होना बेहद अहम हो गया है। रिपोर्टर 24x7 के लिए
सोनभद्र से मनोज के साथ रिंकल गुप्ता की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्यौहार हो और बाघा बॉर्डर पर सैनिकों की कलाई सुनी रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन एक खास त्योहार है। ये भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। पूरे देश की तरह रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार वाघा बॉर्डर पर भी मनाया गया। सीमा पर तैनात जवान देश के प्रति जिम्मेदारी के कारण अपनी बहनों से नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए अमृतसर से कई महिलाओं ने बॉर्डर पर जाकर जवानों को राखी बांधी। राखी बांध के, राखी का त्योहार ही ऐसा है जिसे हम बांध के बहुत खुश होते हैं। हमें बदले में गिफ्ट्स मिलते हैं, काफी अच्छा लगता है। जब आज हम तो स्पेशल मिठाई लेके आए हैं, चॉकलेट्स लेके आए हैं और ढेर सारी दुआएं लेके आए हैं पापा के लिए। बहनों ने परंपरागत तरीके से सज धज कर जवानों की कलाई पर रेशम का धागा बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं जवानों ने भी मरते दम तक देश की रक्षा करने का वायदा किया। त्योहार है और हम सब यहाँ बॉर्डर पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हमने अपनी सीमा प्रहरियों से, जो हमारे यहाँ लड़कियाँ भर्ती हैं, उनसे राखियाँ बंधवाई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो बहनों की कमी थी, हम घर से दूर बैठे हैं, वो पूरी हुई है। एक तरफ जहां घर से मीलों दूर देश की सेवा में लगे जवान अपनी कलाई पर राखी देखकर बेहद खुश दिखे, तो वहीं अमृतसर की युवतियों ने भी हर साल की तरह इस साल भी रक्षा बंधन पर परंपरा निभाकर एक खूबसूरत पैगाम दिया। अमृतसर से ललित शर्मा के साथ नेहा शर्मा, रिपोर्टर 24x7। चलिए अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे मुकाबले की। जो सीरीज 5 मैचों की सीरीज है उसमें भारत पहले ही 2-1 से पिछड़ चुका है और जो अगला मुकाबला खेला जाना है उसमें जो है इंग्लैंड ने साफ तौर पे कहा है कि वो अपने पूरी के जो पिछले मैच में जो मुकाबले में टीम थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और पूरी जो 11 जो पूरी 11 टीम थी वही प्लेइंग 11 को लेकर उतरेगी इस मैच में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टुअर्ट ब्रॉड को पिछले मैच में दूसरे इनिंग में जब वो बैटिंग कर रहे थे पहले इनिंग की, उस दौरान उनके नाक पर चोट लग गई थी, जिसके बाद से वो बॉलिंग करने सेकंड इनिंग में नहीं उतरे थे और उस लिहाज से देखा जा रहा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह पे किसी और को मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उस हिसाब से जो है वो मास्क पहनकर अगला मैच खेलेंगे। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो मनोबल है वो कितना बढ़ा हुआ है इंग्लैंड का, जो कि बेहद खतरनाक है भारत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।